मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माता तुल्य बहनों, आज हम करने चल रहे हैं आपके गोधली के गद्य खंड से तीसरे चैप्टर को, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। दरअसल दोस्त, ये जो पाठ है ना, ये पाठ एक निबंध की तरह आपके किताब में, आपके पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। इसे भाषण के रूप में भी समझा जाता है। इसे एक विदेशी लेखक है, उन्होंने लिखा है। उन्होंने बताया है कि हमारा भारत, एक विदेशी कह रहा है कि हमारा भारत कितना महान है, तो हमें भी तो गर्व होना चाहिए ना कि हमारा भारत कितना महान है। चलो ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं करते, अपनी तारीफ हम खुद नहीं करते, हम कहे जा रहे हैं कि हमारा भारत महान है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन दुनिया के लोग यदि कहने लग जाएं तो आपको यकीन होगा। और आज एक विदेशी कहने पर मजबूर हो जाएगा। और हमारे भारत से क्या क्या सीखा जा सकता है। हमारे भारत में ज्ञान का भंडार है और उस ज्ञान से पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है, जगमगा रही है। अब ये और बात है कि हमारे अपने ज्ञान को देखने के लिए हमारी अपनी आंखें ही नहीं है। हम चौंधिया गए हैं, हम पथभ्रष्ट हो चुके हैं, जो हम अपने भारत में छिपी इस ज्ञान के खजाने को हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी आंखें कमजोर पड़ रही हैं, लेकिन देश विदेश के लोग भी हमारे ज्ञान का लोहा मानने को तैयार है, हमारे ज्ञान को अपनाने को तैयार है। ठीक है, तो आज हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि कैसे एक विदेशी लेखक हमारे भारत को किस नजर से देखते हैं, या कैसे वो मानते हैं कि हमारा भारत कितना महान है। इस पाठ के माध्यम से हम यही सीखने की कोशिश करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी, जैसे हर पाठ को हम दो खंडों में तोड़ते हैं, एक हमारा लेखक का परिचय होता है, दूसरा उस पाठ की गहराई में हम चलते हैं, पाठ की बात करते हैं। तो ये क्लास भी भिन्न नहीं है। इस क्लास में भी सबसे पहले हम लेखक के परिचय को लेंगे, उसके बाद से फिर हम पाठ में चलेंगे और एक एक लाइन को बहुत अच्छे से विस्तार करके पढ़ेंगे, व्याख्या करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो तैयार हो जाओ। ये रहा आपके सामने लेखक का परिचय। पहले तो समझ लो कि हमारे लेखक महोदय कौन है। इस पाठ के जो लेखक हैं, भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ के जो लेखक हैं वो साहब हैं हमारे मैक्स मुलर। मैक्स मुलर नाम है इनका। मैक्स मुलर जी हमारे इस पाठ के लेखक हैं, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। ठीक है भाई, भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन है, तो आपका सबसे पहले जवाब आना चाहिए मैक्स मुलर। ठीक, आइए इनके जीवन परिचय को देखते हैं। हाँ, ये बाबा जी का फोटो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि ये फोटो उतना साफ नहीं है, और आपकी पुस्तक में भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा, आपकी पुस्तक में भी ऐसे ही फोटो। खैर, फोटो को छोड़ते हैं, हम बाकी इनके कार्यों पर ध्यान देते हैं, इनके जीवन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो ये विश्व विख्यात हैं, वर्ल्ड फेमस। ना सिर्फ अपने देश में ये प्रसिद्ध रहे हैं, ना सिर्फ अपने गांव मोहल्ले में प्रसिद्ध रहे हैं, बल्कि जो मैक्स मुलर साहब हैं पूरी दुनिया में एक जाने पहचाने नाम है। पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम अगर है तो वो मैक्स मुलर जी। तो विश्व विख्यात विद्वान, पूरी दुनिया में फेमस हैं विद्वान के रूप में, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। पूरा नाम क्या था भाई? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। फ्रेडरिक मैक्स मुलर पूरी दुनिया में फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान, ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान का खजाना है इनके पास। तो पूरी दुनिया में विख्यात विद्वान जिनका नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इनका जन्म हुआ आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। ध्यान रखना भाई, कहां जन्म हुआ? जर्मनी में। कहां के हैं हमारे साहब? यूरोप के। यूरोप एक महादेश है, और उस यूरोप में एक देश है जर्मनी। अगर भूल जाओगे तो हिटलर को याद रखना भाई। हिटलर भी कहां से था? जर्मनी से। तो अगर हिटलर को याद रखोगे तो जर्मनी नहीं भूलोगे। याद रखो कि हमारे हिटलर साहब हैं जर्मनी से, तो मैक्स मुलर साहब भी हैं जर्मनी से। इस तरह से नहीं भूलोगे। ठीक है भाई। तो पूरे दुनिया में विद्वान के रूप में प्रसिद्ध मैक्स मुलर जी का पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, और इनका जन्म हुआ है आधुनिक जर्मनी। आधुनिक जर्मनी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पहले जो जर्मनी थी ना, वो पहले जो जर्मनी थी कई हिस्सों में बटी हुई थी।
अब उसको जब एकीकृत कर दिया गया, उसको जब यूनिफाइड कर दिया गया, तो यूनिफाइड होने के बाद, एकीकृत होने के बाद, जो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूनिफाइड होने के बाद, एकीकृत होने के बाद जो जर्मनी निकल कर आई हमारे सामने, उसको बोला गया आधुनिक जर्मनी। तो आधुनिक जर्मनी का एक नगर है मतलब शहर है, बड़ा सा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी होगा, बड़ा नगर होगा। तो एक नगर है जिसका नाम है डेसाउ। उसी डेसाउ नामक नगर में इनका जन्म होता है। ठीक है भाई, भूलोगे आप? नहीं भूलना चाहिए। कहा जन्म हुआ? जर्मनी में। जर्मनी में कहा? डेसाउ नामक नगर में। ठीक है जी। पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर। किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी विद्वता के लिए, अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। कहां कहां? अरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भाई। कब जन्म हुआ? डेट ले लो। जन्म हुआ 6 दिसंबर को। ठंडी के दिन में बेचारे जन्म लिए। इस तरह से याद रखो। मैं इस तरह से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, किसी ना किसी चीज को कहीं से लिंक करके, कहीं से जोड़कर। हमने कहा कि 6 दिसंबर को जन्म हुआ, तो आप जानते हो दिसंबर में यहाँ करा, क्योंकि ठंडी पड़ती है। हमारे यहाँ तो पड़ती है, हम तो भारत में है भाई साहब, हमारे यहाँ तो थोड़ी बहुत कम भी पड़ती है। तो यूरोप वालों के लिए तो और भी दिसंबर एक तरह से नर्क होगा, क्योंकि वहां पर ठंडी हमेशा ही रहती है, और ठंडी के दिन में तो और ज्यादा कहीं ठंडी पड़ती होगी। तो ठंडी में जन्म हुआ भाई साहब का 6 दिसंबर 1823 में। 1823 में 6 दिसंबर 1823 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो दिक्कत है जब, अच्छा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ, तो आप बोलोगे 6 दिसंबर 1823। 6 दिसंबर 1823। अब आप कहोगे कि सर इसको कैसे याद रखें? तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 100 साल बाद चले आओ। 1923 में हमारा सहयोग आंदोलन खत्म हो गया, 22 में ही खत्म हो गया, लेकिन उसको मान के रखो कि 1923 में हमारा सहयोग आंदोलन हो गया। उससे 100 साल पहले जन्म हुआ हमारे फ्रेडरिक बताओ मैक्स मुलर का। ठीक है, मतलब मैंने इस तरह से जोड़ा है, आप चाहो तो किसी और घटना से इसको जोड़कर याद कर सकते हो। चलो एक बार फिर से हम समराइज करते हैं। जो हमारे साहब हैं, ये इनका नाम है पूरा फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है भाई, कहां जन्म हुआ? जर्मनी में। जर्मनी में भी कहां? तो प्रिसाइजली अगर पूछा जाए जर्मनी में कहां, तो बताओगे डेसाउ। कब हुआ? तिथि बताइए, तो आपको बताना होगा 6 दिसंबर, और साल बताइए तो वो है 1823। ठीक है जी, कोई दिक्कत? जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विल्हेल्म मुलर नहीं रहे। ठीक है जी, 2 बातें निकल के आ रही है। पहली बात कि मैक्स मुलर जी के पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है विल्हेल्म मुलर। ठीक है जी, और विल्हेल्म मुलर गुजर गए बेचारे। कब गुजर गए? जब हमारे मैक्स मुलर जी 4 वर्ष के हुए। यानी मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, अभी छोटे बच्चे ही रहे, तब तक इनके पिताजी गुजर गए। ठीक है, बहुत दुखद बात है, अफसोस है। किसी के भी माता पिता का साया किसी के सर से होता है। सबसे बड़ी लानत वाली बात यही है, सबसे बड़ी एक तरह से बदनसीबी वाली बात है, और वो भी एक बच्चे के सर से उसके पिता का साया हट जाए, ये कितने दुख की बात है। अफसोस है मैक्स मुलर जी के लिए। जन्म हुआ बताओ 6 दिसंबर 1823 में, और जब ये 4 वर्ष के हुए मैक्स मुलर जी, तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। यानी इनके पिताजी की मृत्यु करीब 1827 या 1828 में हुआ होगा, क्योंकि ये भी तो 6 दिसंबर है, यहाँ भी तो 24 आने को आया। 1823 तो समाप्ति हो रहा है, 24 होने को आया, और उसके 4 साल बाद ले लो तो वही 1827 या 28 में हुआ होगा। तो हमारे मैक्स मुलर जी के जो पिताजी हैं, जिनका नाम है विल्हेल्म मुलर, 1828 में गुजर गए। ठीक है जी, कोई दिक्कत? पिता के निधन के बाद, निधन यानी मृत्यु, पिता के मृत्यु के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। बताया ना अभी, पिता का साया उठ जाए, माता का साया उठ जाए, खुदा ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, तो भाई आप दर दर की ठोकर खाने लग जाते हो। आपने होश संभाला नहीं और आपके पिता नहीं रहे। आपने होश संभाला नहीं और आपके पिता नहीं रहे। ऐसा पिता एक परिवार का पिलर होता है। एक परिवार का अगर कोई आधार है तो पिता है, और ये पिताजी जितनी भी आर्थिक आवश्यकता है आपकी, आर्थिक आवश्यकता से मतलब है आपकी जो भी जरूरतें हैं, चाहे रोटी कपड़ा
मकान हो, चाहे आपकी सुरक्षा हो, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई हो, ठीक है, जो भी छोटी सी बड़ी जरूरतें हैं वो सारी जरूरतों को पूरा करता है एक पिता, ठीक है। और जब पिता ना रहे तो उस घर की दशा क्या हो जाएगी आप समझ जाओ। दयनीय, मतलब एकदम देखकर दया आ जाए, मिजरेबल, एकदम देखकर दया आ जाए, तरस आने लग जाए कि वो बेचारा शरीर पे कपड़ा नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, फटा हुआ कपड़ा पहना है बेचारा, खाया है कि नहीं खाया है, मुंह सूखा हुआ है, ये वाली दशा हो जाती। और वही दशा बेचारे के जीवन में हुआ, यही दशा बेचारे के जीवन में हुआ, बचपन में हुआ। जब 4 वर्ष के रहे पिताजी इस दुनिया को अलविदा कह गए। और पिताजी के जाने के बाद जो इनके घर की हालात हुई, जो आर्थिक स्थिति थी, जो पैसों के मामले में जो स्थिति थी, वो पूरी तरह से चौपट हो गई, खराब हो गई, एकदम दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे समाज को, हमारे गार्जियन को ये बात अपनानी चाहिए कि चाहे कोई भी परिस्थिति आन पड़े, चाहे कितनी भी दुख या मुसीबत का पहाड़ क्यों न टूट पड़े, शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई में कभी 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 कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। और यहाँ तो हमारे गांव मोहल्ले में कि बस थोड़ी सी बात क्या हुई तो पढ़ाई छोड़ दो, लड़के ने कोई गलती कर दी पढ़ाई छोड़ दो, लड़की ने कोई गलती कर दी पढ़ाई छोड़ दो, बहुत तुम पढ़ ली। तो हमारे गांव मोहल्ले में तो ये दशा। और यहाँ देखो कि खाने को लाले पड़े हैं, खाने को लाले पड़े हैं, खाने को कुछ नहीं है, इसके बावजूद इनकी माता जी ने, इनके परिवार के अन्य लोगों ने, जो इनके पिता के बाद पीछे रह गए थे, उन लोगों ने इनकी शिक्षा दीक्षा को बाधित नहीं होने दिया, रुकने नहीं दिया, बाधा नहीं पड़ने दिया इनकी शिक्षा। समझे? शिक्षा का मतलब हुआ वो ज्ञान जो आप किताबों से ग्रहण करते हो, जो अपने शिक्षकों से सूचना लेते हो, वो शिक्षा है। और दीक्षा का मतलब हुआ जब आप किसी के संस्कारों को लेकर पालन करने लग जाते हो तो दीक्षा, किसी के संस्कार को लेकर पालन कर रहे हो वो दीक्षा है। और किताबी ज्ञान या आसपास के अनुभव को जो आप सूचना की तरह ले रहे हो वो शिक्षा है। तो शिक्षा दीक्षा इनकी बात नहीं हुई। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। निपुण मतलब पारंगत, एकदम पारंगत, एक्सपर्ट हो गए। जब ये छोटे थे, यही बचपन की ही अवस्था रही होगी, 4, 5, 6, 7, 8 साल की, तो जब ये छोटे रहे उसी दौरान इनकी पकड़ म्यूजिक में, संगीत में काफी अच्छी हो गई। और साथ ही साथ ग्रीक भाषा, जो ग्रीक भाषा बोले तो जो ग्रीस से यानी यूनान की जो भाषा वो है ग्रीक भाषा, और लैटिन भाषा, ये लैटिन जो भाषा है दरअसल जो रोमन एम्पायर था, रोमन साम्राज्य था, या यूं कह लीजिए कि रोमन सिविलाइजेशन था, रोमन सभ्यता थी, उस रोमन सभ्यता की जो ऑफिशियल भाषा थी, जो राजकीय या आधिकारिक भाषा थी, वो भाषा थी लैटिन भाषा। वो भाषा थी लैटिन भाषा, जो लातिया नामक, या लोटिया कहते हैं, लोटिया या लातिया नामक शहर से निकली थी ये भाषा। रोमन एम्पायर के दौरान, रोमन साम्राज्य के दौरान, रोमन सभ्यता के दौरान ये जो भाषा थी लैटिन भाषा, ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी, आधिकारिक लैंग्वेज थी। जैसे आज हमारे यहाँ भारत में हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है, उसी प्रकार रोमन एम्पायर में लैटिन भाषा राजकीय भाषा थी। इसी लैटिन भाषा से आज की इटालियन भाषा निकली है, आज की जो जर्मन भाषा निकली है वो इसी लैटिन भाषा से निकली। ठीक है, तो भाई साहब ये हमारे जो मैक्स मुलर जी थे, मैक्स मुलर जी की शिक्षा दीक्षा नहीं रुकती है। भले उनके सर से पिता का साया उठ जाता है, बावजूद इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं रुकती है, और बचपन में ही संगीत में माहिर हो जाते हैं। और ना सिर्फ संगीत बल्कि 2 भाषा अर्थात ग्रीक पर भी बहुत अच्छी खासी पकड़, और साथ ही साथ लैटिन भाषा पे भी बहुत अच्छी खासी, क्या पकड़ क्या बोल दो, पूरी तरह से एकदम पारंगत हो गए, पूरी तरह से एक्सपर्ट हो गए। कहीं से पूछ लो आप, ये बताने को तैयार है। एक हमारे यहाँ के लोग हैं, एक हमारे यहाँ के बेवकूफ लोग हैं कि वो अपने बच्चे को कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ाने का क्या फायदा, अंग्रेजी पढ़ाने का क्या फायदा, उर्दू पढ़ाने का क्या फायदा। भाई बेवकूफ लोग, आपको सिर्फ इतनी बात है मालूम कि अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेज बन जाएगा हमारा बच्चा, लेकिन ये नहीं मालूम कि एक भाषा को सीखने के दौरान उसका दिमाग का कितना विकास होता है, उसका दिमाग कितना व्यापक स्तर पर वृद्धि करता है, विकसित होता है, ये आपको नहीं। ये भाई साहब स्टडी है, ये अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी है।
ये वैज्ञानिक प्रमाण है, रिसर्च है कि आप अगर नई नई भाषाओं को सीखते हो तो आपका दिमाग जो है काफी तेजी से विकसित होता है, बहुत तेजी से डेवलप। ये मूर्ख लोग को कौन समझाए गाँव देहात कि भैया सिर्फ हिंदी ही नहीं है, उसके अलावा और भी भाषाएं हैं, कुछ भी सिखा लो, चाइनीज सिखाओ, फ्रेंच सिखाओ। आज यहाँ चूंकि आज के समय में इंग्लिश रेलेवेंट है तो इंग्लिश सिखाओ सबको। खैर देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि भारत से हम क्या सीखे, एक निबंध है या यूं कहे कि एक भाषण है, जिसे लिखा किसने, तो मैक्स मुलर जी ने। पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ठीक है जी। का जन्म हुआ तो 6 दिसंबर 1823 में। पिताजी थे इनके विल्हेल्म मैक्स मुलर, मैक्स मुलर नहीं, मुलर ही, विल्हेल्म मैक्स मुलर। जब बेचारे मैक्स मुलर जी 4 साल के थे तो इनके पिताजी गुजर गए। गुजरने के बाद इनके परिवार पे जैसे मुसीबत के पहाड़ टूट गए। बावजूद इसके इनकी पढ़ाई को रोका नहीं गया, ये पढ़ाई करते रहे। और चूंकि ये बहुत ही हुनरमंद थे, बहुत ही अच्छे थे पढ़ाई लिखाई करने में, तो इन्होंने 2 भाषाएं सीख ली, ग्रीक भाषा भी, लैटिन भाषा भी, और साथ ही साथ संगीत भी सीख लिया। यही नहीं, और सुनिए, लैटिन में इन्होंने कविताएं भी लिखनी शुरू कर दी, समझे? ये सुनिए, लैटिन में इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। वहीं जिसमें इनको बहुत अच्छा से एक्सपर्टीज था, उस भाषा में इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी हैं बचपन में ही। जब 18 वर्ष के हुए हमारे मैक्स मुलर जी, तो ये लिप्जिंग विश्वविद्यालय में गए। लिप्जिंग विश्वविद्यालय, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। जब 18 वर्ष के हुए तो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में गए और वहां पर उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। लो सुनो भाई, सुनो, आप अपने बच्चे को सिर्फ मैथ्स रटवाते रहते हो। सिर्फ एक मैथ्स ही कोई चीज नहीं है, मैथ्स ही एक भाषा नहीं है, सॉरी मैथ्स ही एक विषय नहीं है जिसके पढ़ने से आपके बेटे का कल्याण हो जाएगा। एक हवा बना रखा है, एक डर बना रखा है लोगों ने, गांव देहात के लोगों ने मैथ्स को लेकर। सिर्फ मैथ्स ही नैया पार नहीं लगाएगी, बोलने में, आपके समाज में, आपके धरातल पे भाषा ही काम आती है। और भाषा जितनी ज्यादा आपको आ जाए, समझिए कि आप उतने अच्छे हो जाएंगे। जितना अच्छा बोलेगा, आज वही नेता बन रहा है, आज वही लीड कर रहा है, आज वही दुनिया को चला रहा है। चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन है, वो बहुत अच्छा वक्ता है। अगर वो बड़ा नेता है तो वो बहुत अच्छा वक्ता है। मोदी जी के भाषण, मोदी जी जो 150 करोड़ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, वो अपने बोलने के ही तो आधार पे बना रहे हैं। समझे दोस्त? देखो इधर, जब मौका मिले, जितना मौका मिले सीखो। बाकी ये गांव समाज के चक्कर में मत पड़ो कि नहीं नहीं इंग्लिश सीख के क्या होगा, नहीं नहीं संस्कृत सीख के क्या होगा, उर्दू सीख के क्या होगा, ऐसा मत पड़ो चक्कर में। हिंदी सीख रहे हो बचपन से, बहुत अच्छी बात है। साथ भी अन्य भाषाएं अगर मौका मिले सीखने को, अन्य कोई चीज, चाहे पेंटिंग, चाहे कोई भी हुनर सीखने का मौका मिले, करो। चाहे लोग चाहे कितना भी उसके बारे में उल्टा सीधा कुछ भी कहें, लोग कह जाएंगे, अपनी जिंदगी जी के मर जाएंगे। हम अपनी जिंदगी हम झेलेंगे भाई, छोड़ो वो किसी को ज्यादा सीरियस लेना। तो ऐसा हुआ कि 18 वर्ष के थे तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जाते हैं साहब, और वहां जाते हैं तो वहां संस्कृत की पढ़ाई करते। देखो रुचि, देखो, है अंग्रेज भाई, जर्मनी से है तो अंग्रेज ही मानोगे, क्योंकि यूरोप वाले सारे अंग्रेज ही कहलाते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो है अंग्रेज होने के बावजूद ये सीखते हैं संस्कृत। और संस्कृत सीखने के बाद इन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ना सिर्फ अनुवाद किया बल्कि उसको छपवाया भी, प्रकाशित भी करवाया। हितोपदेश क्या है? तो हित का मतलब हुआ फायदा, और उपदेश तो जानते हो ना, ज्ञान या सलाह। तो ऐसी सलाह या ऐसा ज्ञान जो आपके हित में हो, आपको फायदा पहुंचाए। ये एक किताब थी, कहानी की किताब थी, जिसमें राजनीति, शिक्षा, नैतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, नैतिक के आधार पर लिखी गई थी। नारायण जी ने इसे लिखा हुआ था। 11वीं-12वीं शताब्दी की बात है। 11वीं-12वीं शताब्दी में जो नारायण जी थे उन्होंने लिखा था इसे, हितोपदेश को। इसमें ऐसी ऐसी कहानियां थी जो सामाजिक, जो नैतिक, जो राजनैतिक स्तर पर लोगों को ज्ञान दे। तो भाई साहब वो हितोपदेश, उन हितोपदेश कहानियों को हमारे मैक्स मुलर जी ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया, ठीक है। और ना सिर्फ अनुवाद किया बल्कि उसे प्रकाशित भी करवाया, छपवाया भी, मार्केट में भी उतारा, जर्मनी के बाजार में।
बरेली के बाजार में नहीं। इसी समय उन्होंने कठ और केन, दरअसल ये भाई साहब उपनिषद है, ये दोनों उपनिषद है, कठ और केन दोनों उपनिषद है। कठ उपनिषद में आप वो नचिकेता और यमराज वाला सुनोगे संवाद, कि कैसे नचिकेता जाता है यमराज के पास और 3 वरदान लेकर आता है। ठीक है जी। जो ऋषि बादश्रवा थे, मुनि बादश्रवा थे, उन्होंने अपने बेटे को कह दिया कि जाओ, तुमको दान दे दिया यमराज को, जाओ यमराज के पास। तो ये यमराज के पास चले गए अपने पिता के वचन को सही साबित करने के लिए। ये पढ़ लेना कहानी। तो उसी कठ उपनिषद में नचिकेता के बारे में बात की गई है, और यहाँ केन उपनिषद में यक्ष के बारे में बात की है, यक्ष के बारे में, ब्रह्मा के बारे में। तो केन उपनिषद में यक्ष के बारे में, ब्रह्मा के बारे में बात हुई है। कठ उपनिषद में आपके नचिकेता और यमराज के बीच के संवाद को बताया गया है। ये दोनों उपनिषद है। उपनिषद क्या है? तो उप का मतलब होता है निकट, और निषद से यहाँ मतलब है गुरु, यानी गुरु के समीप आकर बैठना और उनसे ज्ञान की बातें सीखना, उनसे अनुभव प्राप्त करना है उपनिषद। ठीक है भाई। तो कठ और केन ये 2 उपनिषद रहे, जिन उपनिषदों को इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। देखो, इन्होंने हितोपदेश को जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, कठ को भी, केन को भी, साथ ही साथ मेघदूत, ये कालिदास ने लिखा भाई, मेघदूत। तो मेघदूत को जर्मन में पदानुवाद किया। पदानुवाद यानी पद का मतलब हुआ कविता, और अनुवाद तो जानते ही हो। तो अभी तक तो इन्होंने गद्यानुवाद किया था, अभी तक तो ये गद्य का अनुवाद कर रहे थे, गद्य का अनुवाद कर रहे थे। गद्य बोले तो कहानी, निबंध, लेख, अनुच्छेद, यही सब। तो ये गद्यानुवाद कर रहे थे। चाहे यहां आ जाओ अपने हितोपदेश में, वो भी गद्य था, वो भी कहानी की तरह लिखा गया था। चाहे चले आओ यहाँ पर कठ में और केन में, ये भी एक तरह से कहानी की तरह लिखा गया था, गद्य की तरह लिखा गया था। लेकिन जो मेघदूत है ये कविता की तरह लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है पदानुवाद, यानी पद्य का अनुवाद, कविता का अनुवाद इन्होंने किया है। कोई दिक्कत है? यहां तक ठीक है भाई? चलो, अगर यहां से तक ठीक है तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताना। पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर जी ने किस कहानी के पुस्तक का अनुवाद जर्मन में कराया और उसे प्रकाशित भी कराया? तो भाई साहब वो था हमारा हितोपदेश। कौन 2 उपनिषद रहे जिनका अनुवाद इन्होंने जर्मनी में किया? तो केन और कठ। ठीक है। कालिदास के किस रचना का अनुवाद इन्होंने जर्मनी में किया? तो आप कहोगे काल, बोलो इधर गया ना, सॉरी, मेघदूत, आप कहोगे मेघदूत। ठीक है भाई, चले आगे चलते हैं। मैक्स मुलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि भाई साहब आज जो इंसानी सभ्यता बसी है ना, आज जो इतनी विकसित हो गई है इंसानी सभ्यता, ये इंसानी सभ्यता वेदों के ज्ञान के ही आधार पर बसी है। ऐसे बहुत कम लोग मानते हैं कि जो वेद है, वेद ने ही इंसानी सभ्यता को बनाया है, विकसित किया है। लेकिन मैक्स मुलर उनमें से थे जिनका ये मानना था कि आज जो इंसानी सभ्यता है, आज जो इतनी विकसित सभ्यता है, ये सारी की सारी सभ्यता हमारे वेदों के ही आधार पर विकसित है, वेदों के ही ज्ञान के आधार पर विकसित है। ऐसा हमारे मैक्स मुलर जी का मानना है। ठीक है जी। तो ये मैक्स मुलर उन थोड़े से पाश्चात्य का मतलब होता है वेस्टर्न मतलब जो पश्चिमी देश के हैं, यानी यूरोप के, अफ्रीका के, नॉर्थ अमेरिका के, अमेरिका के, साउथ अमेरिका के। तो ये दुनिया के पश्चिम वाले हिस्से में जो देश आते हैं, पश्चिम वाले हिस्से में जो दुनिया आती है, उन्हीं को हम कहते हैं पाश्चात्य, वेस्टर्न। तो मैक्स मुलर उन थोड़े से पश्चिमी विद्वानों में सबसे आगे माने जाते हैं। अगर 2, 4, 10 पश्चिमी विद्वान लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि इंसानी सभ्यता जो है वो वेदों के ज्ञान के, तत्व ज्ञान के आधार पर बसी है, तो अगर 2-4 लोग हैं और 2-4 लोगों में अगर कोई सबसे ऊपर है तो हमारे मैक्स मुलर जी हैं, जो मानते हैं कि इंसानी सभ्यता का आधार क्या है भाई साहब? वेदों का तत्व ज्ञान। तत्व मतलब एलिमेंट, ज्ञान मतलब जानकारी। तो वेदों का तत्व ज्ञान जो है, यही मानव सभ्यता का मूल स्रोत है, मूल आधार है। यहीं से मानव ने इंसान की तरह जीना सीखा है
और ये इंसान की तरह जीने के लिए जो मानव को सीख मिली है वो वेदों से ही सीख मिली है, ऐसा मैक्स मुलर जी मानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने तो एक और बात कह दी, ये भाई साहब याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। वेदांती, वेदांत क्या होता है? वेदांत का मतलब होता है भाई वेद का अंत। तो वेद का अंत से अर्थ है कि जो वेद का अंतिम ज्ञान है या निचोड़, तो जो वेद का अंतिम ज्ञान है मतलब वेद का जो निचोड़ है, उस निचोड़ को अगर एक पुस्तक में संग्रहित किया जाए तो उसको वेदांत कहा जाता है। तो यहाँ वेदांतियों का वेदांती मतलब जो वेदांत है उस वेदांत पुस्तक को पढ़ के, चाहे कोई अपने आप को वेदांती कहला रहा है, उनसे भी बड़ा वेदांती कौन है हमारे, तो वो है मैक्स मुलर जी। और ये कौन कहते हैं, मतलब सीधी सी बात समझ लो कि हमारे मैक्स मुलर जी को बताया गया है कि बहुत बड़े वेदांती हैं, यानी वेदांत के ज्ञाता हैं या वेदों के ज्ञाता हैं। और ये कौन कहता है, तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है। स्वामी विवेकानंद जी भी इनको बहुत बड़े विद्वान मानते हैं। ठीक है मित्र, चले आगे चलते हैं। उनका भारत के प्रति अनुराग, अनुराग यानी प्रेम जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। जग जाहिर मतलब विश्व में ये बात मालूम है कि भारत के प्रति हमारे मैक्स मुलर जी का जो प्रेम है वो बहुत ही गहरा है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। लोगों के सामने, दुनिया के सामने जो भारतीय हैं और भारतीयों का जो चिंतन है, जो विचार है, उस विचार को हू बहू, उसमें बिना कोई मिलावट के उस विचार को हू बहू यथार्थ रूप में, सच्चे रूप में, सत्य रूप में पेश किया। पूरी दुनिया को बताया कि देखो भाई साहब, ये भारत के हमारे विचारक लोग हैं और उनके विचार ये हैं, और जिस तरह से उनके विचार थे उस विचार को, वैसे विचार को उन्होंने हू बहू उन्होंने लोगों के सामने, दुनिया के सामने पेश कर दिया। बाकी जितने भी अंग्रेजन रहे, सारे के सारे अंग्रेजन जो थे वो किसी न किसी रूप में हमें नीच दिखाने की साबित करने की कोशिश करते थे, नीच दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन ये उन अंग्रेजों में से एक हैं जो मानते हैं कि भारत के जो पूर्वज लोग हैं उनका ज्ञान, उनका विचार, उनकी चिंतन बहुत कमाल की है और उन्हें पूरे विश्व में बताना जरूरी है। तो ये हूबहू भारत के लोगों के विचार को पूरे विश्व के सामने प्रकट करते। ठीक है जी, आगे देखिए। उनके प्रकांड मतलब व्यापक, विस्तार, प्रकांड पांडित्य मतलब ज्ञान से प्रभावित होकर सामग्री विक्टोरिया ने, सामग्री मतलब समझो सम्राट, समझते सम्राट, तो सम्राट हो गए मेल और जो फीमेल हो जाएंगी वो हो जाएंगी सम्राज्ञी। जैसे राजा हो गए मेल और रानी हो गई फीमेल, राजा हो गए पुल्लिंग, रानी हो गई स्त्रीलिंग, उसी प्रकार सम्राट हो गए पुल्लिंग और सम्राज्ञी हो गई स्त्रीलिंग। ठीक है, तो जो इनके पास ज्ञान था गजब का, जो इनके पास गजब का ज्ञान था, इतना गहरा ज्ञान, इतना प्रकांड विद्वान थे ये, इनके ज्ञान की वजह से खुश होकर, प्रभावित होकर, यानी खुश होकर हमारी जो रानी विक्टोरिया थी, हमारी रानी नहीं है भाई, ये हमारी रानी नहीं है, ये जो रानी विक्टोरिया थी, इन्होंने 1868 के समय में इन्हें अपने ऑसबर्न प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। एक जगह कॉन्फ्रेंस होने वाला था ऑसबर्न में, तो ऑसबर्न में जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था, जो मीटिंग होने वाली थी, उसमें इनको, हमारे जो साहब हैं मैक्स मुलर, इनको बुलाया गया, न्योता दिया गया, किनके द्वारा, तो विक्टोरिया जी के द्वारा इनको न्योता देकर बुलाया गया और बताया गया कि आप ऋग्वेद पर चर्चा करिएगा, आप संस्कृत पर चर्चा करिएगा, साथ ही साथ यूरोपीय भाषाओं पर, जो यूरोपीय भाषाएं हैं उन यूरोपीय भाषाओं पे आप चर्चा करिएगा। ठीक है जी, और ना सिर्फ चर्चा करिएगा बल्कि उनकी तुलना भी करिएगा, और भी कई सारे विषयों पर आप इनको दिया गया कि आपको उस पर बोलना है। और ये आए भी, ये न्योता स्वीकार करते हैं, निमंत्रण स्वीकार करते हैं क्वीन विक्टोरिया का, रानी विक्टोरिया का, और आने के बाद भाषण देते हैं। इनके भाषण को जब सुना विक्टोरिया जी ने तो इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी।
नाइट, नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। अब देखो ये नाइट मतलब रात नहीं है, इसको रात मत समझ लेना भाई कि रात की उपाधि काहे प्रदान कर दी। NIGHT, ये नाइट का मतलब है रात, रात, और एक है KNIGHT, इस नाइट का मतलब है योद्धा। तो इनको नाइट की उपाधि दी गई, मतलब योद्धा की उपाधि दी गई। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि किसने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी, तो जवाब होगा दोस्त वो हमारी क्वीन विक्टोरिया थी जिन्होंने इन्हें नाइट की उपाधि दी। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है बताओ? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन साहब हमारे खुश नहीं हुए, जो हमारे मैक्स मुलर जी थे वो खुश नहीं हुए। खुश नहीं हुए मतलब उन्होंने ये पदवी अस्वीकार कर दी, कहा कि हमको ना चाहिए भैया, ये आपकी नाइट की उपाधि हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही तुच्छ उपाधि है, बेकार की उपाधि है, बेकार की पदवी। जब आप इतने महान हो जाते हो ना कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी आपको छोटी लगने लग जाती, बेकार से लगने लग जाती। जब आप बहुत ज्यादा कुछ डिजर्व कर रहे होते हो, आपको और भी मतलब आपको बहुत ज्यादा चीजें, आप किसी बड़े चीज के लिए काबिल हो और आपको छोटी सी चीज दे दी जाए तो आपको अपमान ही लगेगा ना अपना। तो भाई साहब हमारे इतने बड़े विद्वान थे, इन्होंने इतनी बड़ी तार्किक बातें करी उस समाज में, उस समारोह में, और इनको एक महज नाइट की उपाधि दी गई। नाइट तो किसी को भी उस समय दे दिया जाता था जिससे भी खुश होते, तो नाइट की उपाधि दी गई। ये चीज इनको बड़ी तुच्छ लगा, बेकार लगा, अपने लिए अपमान सा लगा, अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त रहे हमारे मैक्स मुलर जी, भारत भक्त रहे, संस्कृतानुरागी रहे, संस्कृत से प्रेम करने वाले, संस्कृत से अनुराग रखने वाले रहे, एवं वेदों के प्रति अगाध, अगाध मतलब बहुत गहरा आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का निधन 28 अक्टूबर 1900 में हो गया। 28 अक्टूबर 1900 में। 1823 में जन्मे, अगर दिसंबर को ले लो तो 1824, तो भाई साहब 1824 में जन्मे और साहब हमारे 1900 में निधन हुए हैं। कुल मिलाकर 76 वर्ष की जिंदगी रही। ठीक, हाँ जी, क्या था? बहुत ज्यादा लगाव था भारत से, तो भारत भक्त कह सकते हैं इनको। और भारत से लगाव था ही था, संस्कृत से भी खूब ज्यादा प्रेम रखते थे। साथ ही साथ जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ेगा वो वेदों के बारे में बहुत गहरी समझ रखेगा ना, और जो वेदों के बारे में गहरी समझ रखेगा उसको वेदों से प्रेम हो जाएगा। भाई साहब देखो, आप दो सूरत में किसी चीज को नकार देते हो। एक तो उस चीज का महत्व नहीं मालूम, या दूसरा उस चीज का महत्व मालूम है लेकिन उससे बड़ा आपका अहंकार हो गया है। ठीक है, तो अनजाने में आप किसी चीज का अपमान कर देते हो, नहीं तो जानबूझ के अपमान कर देते हो किसी चीज का। तो यहां पर हमारे साहब जानते थे कि जो वेद है वो कितने महान है, और उसको समझा इन्होंने बहुत गहराई से संस्कृत में पढ़ के। तो ये कैसे इग्नोर कर सकते थे? जो किसी चीज का ज्ञान जानता हो कि कितना महत्व रखता है, तो फिर कैसे इग्नोर कर सकता है? खैर 28 अक्टूबर था वो दिन, और 1900 वो साल चल रहा था जब साहब का निधन हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ, जवाब होगा 6 दिसंबर 1923 में। मृत्यु कब हुई? तो आपका जवाब होगा कि वो 28 अक्टूबर का समय था और 1900 में उनका निधन हो गया। कोई दिक्कत है जी? परेशानी? चलो नहीं परेशानी है तो बताओ, नाइट की उपाधि किसने थी? भूल गए? क्वीन विक्टोरिया ने। चले आगे देखते हैं। अब हमारे सामने ये जो आलेख है, आलेख मतलब जो हमारे सामने ये निबंध आ रहा है, उस निबंध को देख लो। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की है। तो यहाँ जो सामने आलेख लिखा गया है, यहाँ जो सामने लेख है, यहाँ जो सामने निबंध है, मतलब अभी आगे चैप्टर में, तो चैप्टर में आगे जो आपका निबंध लिखा है वो निबंध जो भारतीय सिविल सेवा है, भारतीय सिविल सेवा मतलब जानते हो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो भारतीय सिविल सेवा है, उस भारतीय सिविल सेवा में जो लोग चयनित हुए हैं, जो लोग चुने जा चुके हैं, चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है।
तो ऐसा हुआ कि हमारे सामने जो प्रस्तुत है ये आलेख, ये निबंध उस अवसर पर बोला गया जब भारतीय सिविल सेवा में कुछ युवा अंग्रेज अधिकारी चुन लिए गए। कुछ युवा अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय सिविल सेवा में चुन लिए गए, ठीक है जी। और जब वो आए, आगमन हुआ उनका, चयनित होकर जब वो आए, एक जगह इकट्ठे हुए, तो उसी आयोजन में इस भाषण को बताया गया। और यह भाषण बहुत बड़ी है, बस उसकी एक कड़ी आपके सामने इस पुस्तक में दी जा रही है, ठीक है जी। आपके पाठ में भारत से हम क्या सीखे, ये महज एक कड़ी है उस बड़े से भाषण का एक छोटा सा अंश है। वो बड़ा सा भाषण जो दिया गया है जब युवा अंग्रेज चयनित होकर भारतीय सिविल सेवा में आते हैं उनको संबोधित करने के लिए, ठीक है जी। आगे देखें, प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एक संपादित अंश है। जो प्रथम भाषण दिया गया है मैक्समिलर जी के द्वारा, उस भाषण का महज एक छोटा सा ये संपादित अंक है, मतलब छापा हुआ अंश है, जिसका भाषांतरण मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। ये जो हमारे पास ये जो भाषण है अभी हिंदी में, ये दरअसल इसको डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने इसको हिंदी में भाषांतरित किया है। अन्यथा ये जर्मन में रहा होगा या किसी और भाषा में रहा होगा। भाषण में मैक्समुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती आई है। देखो मैक्समुलर जी क्या बताना चाह रहे हैं, वो जो आए हैं सिविल सेवा अधिकारी के रूप में चुनकर अंग्रेज, उन अंग्रेजों को मैक्समुलर जी अपने भाषण के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि देखो भारत इतना महान देश है और इतना महान इसकी संस्कृति है, इतने गहरा ज्ञान है भारत के पास कि पूरी दुनिया की सभ्यता भारत से सीखते आई है, ठीक है जी। पूरी दुनिया की संस्कृति भारत से सीखते आई है। भारत इतना प्राचीन है, इतना खास है, इतना विलक्षण है कि इसके बारे में पूरा विश्व सीखते आया है और ग्रहण करते आया है कि कैसे जीवन को जिया जाए। क्योंकि जो सबसे पुराना है, वो सबसे सीनियर है, वो सबसे आगे, तो आगे को देखते देखते ही तो पीछे वाले लोग चलते हैं ना। तो पूरी दुनिया पीछे चलती है, क्योंकि सबसे प्राचीन सभ्यता किसकी, हमारी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है भारत की, और भारत की सभ्यता को देखकर बाकी दुनिया पीछे चलती है, ठीक है जी। उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। बताते हैं उनको संबोधित करते हुए, उन अधिकारियों को, अंग्रेज सिविल सेवक अधिकारियों को जो उस समय आए थे, उनको मैक्समुलर जी संबोधित करते हुए बताते हैं कि देखो ये आपके लिए भी एक खुशकिस्मती की बात है, सौभाग्य की बात है कि आपको ऐसा मौका मिला कि खास देश का खास गुण, खास देश की खास सभ्यता, इस खास देश की खास संस्कृति से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप बहुत कुछ जान सकते हैं इस खास देश से। ये बताते हैं, मैक्समुलर जी बताते हैं उन अधिकारियों को कि तुम लोग इस देश में सिविल सेवक के रूप में काम करने आए हो, तुम इस देश में मन लगाकर काम करना, नियत से काम करना, इस देश को ऐसे देखना जैसे कि यहाँ से तुम बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत महान देश है ये। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, प्रासंगिक मतलब रेलेवेंट यानी काम लायक, तार्किक, बल्कि देशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। आज भी, आज के समय में भी, आज यहां हम 2026 की बात कर रहे हैं, आज के समय में भी ये भाषण जो है, भारत से हम क्या सीखे, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। आज के समय में इस भाषण का अपना महत्व है। आज के समय में भी ये भाषण पुराना नहीं हुआ, बेकार नहीं हुआ, आज के समय में भी इसका रेलेवेंस है, आज के समय में भी ये मतलब रखता है। और साथ ही साथ आज तो लोग को अपने देश के ऊपर गर्व, अपने देश के ऊपर अभिमान खत्म हो गया, राष्ट्रभक्ति खत्म हो गई, देशभक्ति खत्म हो गई। जो राष्ट्रवाद की भावना थी, नेशनलिज्म की भावना थी लोगों के भीतर, वो जैसे कि अब खत्म हो रही है। तो यहाँ नेशनलिज्म की भावना खत्म होने वाले समय में ये भाषण लोगों के भीतर अपने देश के ऊपर गुरूर, अपने देश के ऊपर घमंड करने का अवसर देता है, अपने देश के ऊपर गर्व करने का अवसर देता है। जहां पर लोग अपने देश को भूल चुके हैं, अपने देश की गरिमा को भूल चुके हैं, वहां पर ये भाषण लोगों को अपने देश के ऊपर गर्व करने का एक मौका देता है। ये लिखा हमारे मैक्समुलर जी ने।
नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। जो आने वाली पीढ़ी है, जिसको नहीं मालूम है कि उसे अपने देश से कैसे प्रेम करना, उसे अपने देश पर कैसे गर्व करना है, तो वो इस भाषण को पढ़े। इस भाषण में मैक्स मुलर जी ने वो सारी बातें कही है कि आने वाली जो जेन जी है, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेआई, आने वाली जो जेन जी है, वो जेन जी भारत की सभ्यता, संस्कृति को, यहाँ की ज्ञान साधना को, तपस्या को, विचार को, प्राकृतिक वैभव, यहाँ कितनी प्रकृति ने खूबसूरती दी है, गरिमा दी है, इन सारी चीजों के बारे में वो प्रमाणिक ज्ञान हासिल करे, प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ ज्ञान हासिल करे, सिर्फ काल्पनिक ज्ञान नहीं, प्रूफ के साथ ज्ञान हासिल करे। ये आपको मिलेगा मैक्स मुलर जी के भाषण को पढ़ने के बाद। समझे दोस्त? मजा आया? ये रहा लेखक का परिचय, अर्थात उनके जीवन का या उनके काव्य का परिचय। अब आगे हम पाठ को शुरू करेंगे। इससे पहले कि पाठ शुरू करें, इस परिचय से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हम कर लेते हैं। तो भाई साहब, आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? बताओ। मैंने जवाब दिया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आंसर आपको मालूम होगा भाई। हाँ बता दो, चलो सुन रहा हूं मैं। वेदांतियों का वेदांती किसने कहा मैक्स मुलर को? तो योर आंसर वुड बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। समझे? अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया? तो जब वो 18 साल के थे बंधु, जब वो 18 साल के थे, तब उन्होंने यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा का अध्ययन करना शुरू किया। ठीक है जी। जन्म कब हुआ था मैक्स मुलर जी का? लो, कई बार बता चुका हूं मैं। मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ था 6 दिसंबर। ऑप्शन ने गलत दे दिया है का जी? हाँ, एक मिनट रुक जाओ, हमारे पास 1824 होना है ना। आ जाओ 1824 होना है, 24 नहीं मतलब 23। 1823 होना है। 6 दिसंबर, कितना भोग मत किया हमने, देख रहे हो? ये देखो 6 दिसंबर 1823। हमने क्या किया है इधर ऑप्शन में, दिसंबर वाले में 1823 नहीं, आओ बच्चों, सितंबर आ गया है। तो यहाँ पे हम रखना है, या तो हम यहाँ बना दें, नहीं तो हम यहाँ बना दें। तो चलो इसको हमने बना दिया 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर 1823 रहा हमारे मैक्स मुलर जी का जन्म। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखें? बताओ क्या है? भाषण है कि निबंध है? भैया यहाँ पर भाषण ही रखना। कई जगह इसको निबंध भी बोला गया, कई जगह इसको भाषण भी बोला गया, लेकिन आपको इसको भाषण ही रखना है, क्योंकि भाषण वाला जो पलड़ा है वो भारी है, तो आपको इसको भाषण ही रखना है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? बताओ, हितोपदेश को जर्मन भाषा में किसने अनुवादित किया? तो हमारे मैक्स मुलर जी थे, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। समझे भाई? चलो अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया है? तो कालिदास ने जो मेघदूत लिखा है, उस मेघदूत नामक पुस्तक को हमारे मैक्स मुलर जी ने अनुवाद किया। किस चीज में? तो वो है हमारा जर्मन भाषा में। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत दर्शन कहाँ हो सकते हैं? खैर ये क्वेश्चन आपको आगे पाठ में मिलेगा, जब आप पाठ पढ़ लोगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। मैक्स मुलर जी कहते हैं कि भारत का जो दर्शन है ये आपको ग्रामीण भारत में देखना पड़ेगा। ठीक है, ये रहे हमारे वो क्वेश्चन जो इससे जुड़े हुए थे, जो हमारे लेखक परिचय से जुड़े हुए थे। साथ साथ में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन हमने निकाल भी दिया हुआ। ध्यान रहेगा ये? चलो भाई, इसे पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए, फिर अगली क्लास में हम पाठ के अंदर चलेंगे। बहुत बड़ा पाठ है, तो हो सकता है हमें इसे 3-4 खंडों में कंप्लीट करना पड़े, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से पढ़ते रहो, हम अपनी तरफ से पढ़ाते रहेंगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं दोस्त।